प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में करेंगे उद्घाटन। वैश्विक सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। पीएम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर डाक टिकट और सिक्का करेंगे जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। 377 करोड़ रुपए की लागत से बनी है भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक सिक्किम के गंगटोक में होगी शुरू। 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों और भारतीय स्टार्टअप लेंगे हिस्सा। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। गांधीनगर में आयोजित 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में लेंगे भाग। वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। अमेरिका और यूरोप में गहराते बैंकिंग संकट के बीच स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस की बैंक क्रेडिट स्विस को खरीदने की तैयारी। इस बीच अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के पेरेंट एसवीबी फाइनेंशियल ने दिवालिया होने के बाद मांगा संरक्षण। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट से मिली राहत। आतंकवाद से जुड़े 8 मामलों और एक दीवानी मामले में मिली हिफाजती जमानत। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता के भारतीय जोड़ी गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली सेमीफाइनल में पेश करेंगे अपनी चुनौती। कोरिया की बैक हा ना और ली सो से होगा मुकाबला। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद देश भर में इस वर्ष को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये जो समिट है, इससे पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज जाएगा कि ये जो ग्लोबल स्तर पर जिस तरह से किया जा रहा है, तो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये जो हमारे छोटे छोटे किसान जो होते हैं, छोटे किसान जो खेती करते हैं, इससे ये अनाज जब विश्व में जाएगा और तो एक तो यहाँ का प्रोडक्ट है, ये उत्पादन है, वो भी किसानों को भी प्रॉफिट होगा। साथ ही जो कुपोषण की समस्या है या अन्य प्रकार से जिस तरह से विश्व में समस्या है, तो उसका समाधान है, तो वो ये जो श्री अन्न है उसको खाने से ही होगा। मोटे अनाज वर्ष को देश भर में एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसे एक जन आंदोलन बनाने और भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, किसानों, स्टार्टअप, निर्यातकों, खुदरा व्यवसायियों और उपभोक्ताओं और जलवायु के लिए मिलेट श्री अन्न के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रचार करने के लिए लगाया गया है। भारत में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो भारत के मिलेट्स हैं, हमने जो एक ब्रांडिंग की है जिसका नाम श्री अन्न के नाम से निकल के आया है। श्री अन्न भारतीय मिलेट्स को जो है प्रोत्साहन मिलेगा और पूरे विश्व में जो हमारे अपने अनाज हैं उनका महत्व मिलेगा। हमारे किसानों को जो है इसका सीधा लाभ मिलेगा। 2 दिनों तक चलने वाले वैश्विक सम्मेलन में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्टार्टअप, उद्योग के दिग्गज और अन्य हितधारक भाग लेंगे। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और हमारे सहयोगी संवाददाता अनुज यादव खुद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, बेहद महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो मोटे अनाज बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। और वहीं दूसरी ओर अगर हम किसानों की समृद्धि, खुशहाली की दृष्टि से देखें तो उस दिशा में भी मोटे अनाज को जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ावा दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक पहुंच बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में सम्मेलन कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल शैला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज को एक पहचान मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के अंदर जो मोटा अनाज है, जिसे श्री अन्न का नाम दिया गया है, जिसमें बाजरा है, जिसमें रागी है, जौ है, ये ऐसे मोटे अनाज हैं जो भारत की परंपरा से जुड़े हुए हैं और इसकी ज़्यादातर खेती अगर हम बात करें तो भारत में होती है। लेकिन विश्व भर में अगर खाद्यान्न संकट की बात करें, जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय में देखा गया, तो खाद्यान्न सुरक्षा ना सिर्फ देश के लिए बल्कि विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी एक शुरुआत की है कि मोटे अनाज को विश्व स्तर पर एक पहचान दिलानी है। आज जो एक वैश्विक सम्मेलन होने जा रहा है मिलेट्स का, इसमें 100 से ज़्यादा देश इसमें अपनी भागीदारी इसमें निभा रहे हैं। 10 से ज़्यादा देशों के कृषि मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं, किसान शामिल हो रहे हैं। और कृषि के क्षेत्र में, जिसमें मिलेट्स को खासतौर से जो स्टार्टअप्स नए शुरू हुए हैं, वो स्टार्टअप्स इसके अंदर भागीदारी कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि जितना प्रचार और प्रसार मोटे अनाज यानी श्री अन्न का करना है, उसके लिए लगातार केंद्र सरकार स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, राज्यों के साथ, अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर इसको पूरी तरीके से पूरे देश भर में और विश्व भर में इसको फैलाने का काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा मकसद यही है, जो आपने कहा, कि ना सिर्फ किसानों को मोटे अनाज के रूप में उनको आगे बढ़ाना है, बल्कि जो देश के अंदर पोषण, स्वास्थ्य की जो बातें हैं, क्योंकि मोटे अनाज से सबसे ज्यादा पोषण मिलता है। और मेरे पीछे भी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिलेट्स फॉर मदर्स, जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके लिए किस तरीके से ये पोषण का काम करता है। इसके अलावा पर्ल मिलेट की हम बात करें, ये ऐसी चीजें हैं ना सिर्फ बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी की जो पोषण की जो आवश्यकता होती है पूरी तरीके से उसकी पूर्ति करता है। ये एक सबसे बड़ी बात है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि एक सिक्का भी जारी होगा मिलेट्स को लेकर, और एक डाक पत्र भी यहाँ जो है जारी होगा। और इसी के साथ साथ सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मिलेट्स को लेकर, मोटे अनाज को लेकर, एक क्या क्या देश भर के अंदर पैदा होता है, विश्व के दूसरे देशों में क्या पैदा होता है, उसकी एक यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। जो लोग आएंगे उसको भी वो देख सकते हैं। बिल्कुल, तो अब से कुछ देर बाद इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आप नजर बनाए रखिए इस कार्यक्रम पर, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका ये तमाम इनपुट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार पहली ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें पाइपलाइन के बांग्लादेश में निर्मित हिस्से पर लगभग 285 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसे अनुदान सहायता के तहत भारत सरकार ने वहन किया है। पाइपलाइन में प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल पहुंचाने की क्षमता है। ये शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगी। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक HSD लाने ले जाने का एक स्थायी, विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल साधन स्थापित होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ाएगा। और भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत नवगठित स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की दूसरी बैठक आज से सिक्किम की राजधानी गंगटोक में शुरू होगी। 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों, बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों तथा भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारक हिस्सा लेंगे। सिक्किम सभा 28 और 29 जनवरी 2023 को हैदराबाद में आयोजित पहली बैठक के दौरान सभी सहभागी प्रतिनिधियों के सहमति से अंतिम रूप से तय की गई विषय वस्तु को आगे बढ़ाएगी। स्थापना बैठक के दौरान 3 कार्यबलों
यानी फाउंडेशन और गठबंधनों के उद्देश्य तथा विकास की प्रक्रियाओं, सभी प्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करने के लिए वित्त एवं समावेशन और स्थिरता पर सुधार करने के बारे में बात की गई। फाउंडेशन और गठबंधन कार्यबल सर्वसम्मत फैसलों के जरिए वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम के सामंजस्य के लिए काम करेंगे। ये स्टार्टअप्स के लिए एक वैश्विक ज्ञान भंडार हब स्थापित करेगा जो G20 देशों के भीतर सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को प्रदर्शित करेगा और साझा करेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री आज भारतीय डेयरी संघ की ओर से गांधीनगर में आयोजित 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा वो जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में शामिल होंगे। वहीं गांधीनगर सिविल अस्पताल में मुफ्त भोजन अभियान की भी शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ आज वो वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके पहले नारदीपुर तालाब का उद्घाटन करने के अलावा वासन तालाब और कलोल के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन यानी कल जूनागढ़ में APMC किसान भवन का उद्घाटन करेंगे और जूनागढ़ जिला बैंक के मुख्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही वो सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के अलावा सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। कल शाम वो गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा के मित्रीगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। कश्मीर पुलिस के अनुसार पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त रूप से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या करने वाले आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने 48 घंटों के भीतर मार गिराया था। मारे गए आतंकवादी की पहचान अकीब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। अकीब मुश्ताक भट्ट आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और द रेजिडेंट फ्रंट TRF के लिए काम कर रहा था। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में बिहार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि यात्रियों को लेकर जा रही एक बस चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके के गोरीपोरा में पलट गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि चौथे की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि बस में मारे गए 4 यात्री बिहार के रहने वाले थे। घायलों का इलाज नजदीक के अस्पताल में चल रहा है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 68 मेधावी विद्यार्थियों ने अपने शैक्षिक दौरे में कल नोएडा स्थित भारत सरकार टैक्साल का भी दौरा किया। इसके अलावा इंडियन बैंक ने विद्यार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता पर सत्र आयोजित किया। दिल्ली आकर ये विद्यार्थी काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए और अब ये बहुत सी यादें लेकर अपने अपने राज्यों को लौट रहे हैं। सबसे खास क्षण इनके लिए इनकी यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात रही। कैसे रहे इन विद्यार्थियों के अनुभव दिल्ली भ्रमण के दौरान, इस पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना ने। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 68 मेधावी विद्यार्थी दिल्ली की यात्रा कर वापस अपने घर लौट रहे हैं। यशस्वी हमारे साथ में हैं, बात करते हैं। कैसा लगा आपकी यात्रा, कैसी रही? నా పేరు కే జాష్నవి, నేను 8th క్లాస్ చదువుతున్నాను। విజయనగరం జిల్లా నుంచి వచ్చాను। नरेंद्र मोदी सर को ये हमेशा न्यूज़पेपर में या टीवी में देखती थी। पहली बार उन्होंने डायरेक्टली देखी थी तो इसको बहुत खुशी हुई है। और प्राइम मिनिस्टर सर ने भी उन बच्चों के साथ स्पेंड किए थे और उनको अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए बताया गया था और उनको कुछ एग्ज़ाम वॉरियर्स की बुक भी दिया गया था। तो इनको नरेंद्र मोदी सर को मिलने के बाद इनको ये लगा कि वो भी कुछ अच्छी पढ़ाई करके कोशिश करेगी। और इन्होंने कल पार्लियामेंट में गए थे और लोकसभा देखे थे और दोपहर से प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय भी गए थे और वहाँ ना तरह तरह के प्राइम मिनिस्टर्स के टेन्यूर में क्या क्या किए थे वो सब देखे थे। उनको बहुत बढ़िया लगा कि मतलब विजुअल्स देख के उनको इंटरेस्टिंग लगता है ना, बुक में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा वो देखेंगे। और आज मिंट यूनिट नोएडा गए हैं और वहाँ कॉइन्स के जो होता है मिंटिंग होती है
वो देखे हैं। నా పేరు లావణ్య, నేను పెందుర్తి గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ నుంచి వచ్చాను. విశాఖపట్నం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్. ఢిల్లీకి రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. నేను ఎప్పుడు వస్తానని అనుకోలేదు. ये पहली बार आई हैं दिल्ली और यहाँ ना कल लोकसभा देखे थे, नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और बच्चों को अच्छे पढ़ाने के लिए बताया गया था। ये कह रही है कि पहली बार इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, पीएम संग्रहालय सब दिखाया गया था इन सबको, और आज मिंट यूनिट भी गए थे। बस इनको नहीं और भी बच्चों को लेकर आए हैं, गवर्नमेंट बैंक जो भी है, और सब बच्चों को ऐसा मौका दे ताकि उनको भी दिल्ली दिखाएं। నా పేరు ఆర్ లోకేశ్వరి, నేను 9వ తరగతి చదువుకుంటున్నాను. జెడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్ ఆనందపురం నుంచి వచ్చాను. विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश स्टेट. इधर मैं फर्स्ट टाइम रावड़म. ये रोज़ में ये बच्चे आज मिंट यूनिट नोएडा गए हैं और वहाँ कैसे कॉइन्स को ना ब्लैंक कॉइन से कैसे रुपये और 2 रुपये बनाया जाता है वो देखा गया था। और उसमें 4 तरह के कॉइन्स बनाते हैं। डॉट का मतलब मुंबई, डायमंड दिल्ली, स्टार हैदराबाद, कुछ नहीं है तो उस पर कोलकाता। तो वी कैन डिफरेंशिएट ना कॉइन्स कहाँ ये हुआ है, मिंटिंग हुआ है। मतलब इन बच्चों को इतना क्लियरली नहीं पता कि क्या होता है, कॉइन्स कहाँ मिंटिंग होती है, कैसे किया जाता है। तो आज बहुत खुशी हुई है कि ये सब ऐसा भी होता है, क्या मतलब मिंटिंग कैसे होता है सब देख के। விருதுநகர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள விருதுநகர் மாவட்டத்திலிருந்து வருகிறேன். सुंदरेश्वर स्कूल அரசாயுதவிட நல மேல்நிலைப் பள்ளி கருப்பசாமி. ये फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकला है, दिल्ली आया है. कल इसने पार्लियामेंट गया, ये पार्लियामेंट कल गया था, प्रधानमंत्री से मिला. वहाँ प्रधानमंत्री जी ने इससे सेविंग बैंक के बारे में पूछे. ये बहुत ही खुश है. कल इंडिया गेट भी गया, इंडिया गेट फर्स्ट टाइम देखा है. दिल्ली फर्स्ट टाइम बाहर, घर से बाहर ही निकला है, तमिलनाडु से फर्स्ट टाइम बाहर निकला है, बहुत ही खुश है. और कल ये पीएम संग्रहालय भी गया था, वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. फर्स्ट टाइम इसने जितने भी हमारे देश के पीएम है उसको देखा, उनको देखा है. तो ये बहुत ही खुश है, इनके पूरे फ्रेंड बहुत ही खुश हैं. ये आज मिंट फैक्ट्री भी गए, वहाँ उन्होंने देखा है कैसे सिक्के बनते हैं. तो इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है. अभी ये इंडियन बैंक में फाइनेंशियल लिटरेसी पे अभी इन्होंने क्लास किया है. उसमें उन्हें सेविंग बैंक, करेंट बैंक, कैसे बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जाना है, उसका विशेषता जाना है. बहुत ही खुश है बच्चे, बहुत ही खुश है, बहुत ही हैप्पी हैं. और प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर जी को धन्यवाद दे रहे हैं. एजुकेशनल टूर पर आए ये विद्यार्थी काफ़ी उत्साहित नजर आए. उत्साहित इसलिए भी नजर आए क्योंकि इनमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन उन्होंने शहर देखा, देश की राजधानी दिल्ली देखी, और सबसे खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनको मिलने का मौका मिला. कैमरामैन गोपाल दास के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली. और बिहार सरकार ने रमज़ान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्धारित समय से 1 घंटा पहले कार्यालय आने और निर्धारित समय से 1 घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी है. राज्य सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है. परिपत्र में कहा गया है कि सरकार द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों की सुविधा के लिए यह अनुमति दी गई है. ये आदेश स्थायी रूप से प्रत्येक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा. और जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी SIA ने एक मामले की जांच के सिलसिले में मध्य और दक्षिण कश्मीर के जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है. जांच एजेंसी के अधिकारी स्थानीय पुलिस और CRPF की सहायता से श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और अन्य जिलों में छापेमारी कर रहे हैं. शोपियां जिले में SIA के अधिकारियों ने जैनपोरा इलाके में विवादास्पद धार्मिक उपदेशक सर्जन बरकती के घर पर छापा मारा है. और अमेरिका और यूरोप में गहरे बैंकिंग संकट के बीच स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक UBS हाल ही में संकट से घिरे क्रेडिट स्विस बैंक के अधिग्रहण की तैयारी कर रहा है. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार स्विट्जरलैंड के दोनों बड़े बैंकों के बोर्ड सप्ताहांत में अलग अलग बैठक कर रहे हैं.
रिपोर्ट के अनुसार यूबीएस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का पूरा अधिग्रहण करेगा या इसके कुछ एक हिस्से का अधिग्रहण करेगा। स्विस नेशनल बैंक और नियामक FINMA देश के बैंकिंग सेक्टर में लोगों का भरोसा बनाए रखने के प्रयास के तहत बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्विट्जरलैंड के वित्तीय नियामक संस्था ने अपने अमेरिकी और ब्रिटेन के समकक्ष इस संस्था से बात कर दोनों बैंकों के विलय की योजना की सूचना दे दी है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीके इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल टल गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने कल उन्हें आतंकवाद से जुड़े 8 मामलों और एक दीवानी मामले में हिफाजती जमानत प्रदान कर दी है। इमरान खान कल न्यायालय में पेश हुए थे। इससे पहले एक और अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट पर आज तक के लिए रोक लगा दी थी। ये वारंट भ्रष्टाचार के एक मामले में जारी किए गए थे। लाहौर हाईकोर्ट की 2 सदस्यों की पीठ ने इमरान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस्लामाबाद में दर्ज 5 मामलों में इमरान खान को 24 मार्च तक और 3 अन्य मामलों में 27 मार्च तक की जमानत दे दी है। और पाकिस्तान में बलूचिस्तान के झोब जिले में कुछ अज्ञात शूटरों की ओर से एक वाहन पर किए गए हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं और 1 घायल हो गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार एक आदिवासी बुजुर्ग अपने 2 भाइयों और कुछ अन्य लोगों के साथ वाहन में यात्रा कर रहे थे। जब वाहन पाकिस्तान अफगान सीमा खुर्लम के पास पहुंचा तो अज्ञात शूटरों ने स्वचालित हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार हमले के पीछे का कारण का अभी पता नहीं चल पाया है और इसका पता लगाने के लिए अधिकारी घटना की जांच में जुटे हुए हैं। WHO ने कहा है कि कोविड-19 महामारी इस वर्ष एक ऐसे बिंदु पर स्थिर हो सकती है जहां ये फ्लू के समान खतरा पैदा करती है। WHO ने विश्वास व्यक्त किया है कि वो 2023 में किसी समय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा करने में सक्षम होगा। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनोम गैब्रेसियस ने कहा कि दुनिया महामारी के दौरान किसी भी समय की तुलना में अब बहुत बेहतर स्थिति में है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष WHO ये कहने में सक्षम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में कोविड-19 खत्म हो गया है। बात खेलों की करें तो भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी आज ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। प्रतियोगिता के महिला युगल वर्ग त्रिसा और गायत्री की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में बैक हाना और ली सो ही की कोरियाई जोड़ी से भिड़ेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।